हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी लोग हैं। इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। तो होता क्या है कि जब हम इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत से ऐसे टर्म्स हैं हिंदी के, जैसे आपका शुभ नाम क्या है, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में वैसे ही इस बात को बोलने की कोशिश करते हैं, या कई बार हम अपनी बात पर जोर डालते हैं, जैसे अरे यार मैंने कल ही तो इस काम को किया है। तो हम इंग्लिश में भी कोई ऐसा वर्ड ढूंढ लेते हैं जैसे ओनली, जोर डालने के लिए। तो क्या दोस्तों ये सही इंग्लिश है? तो दोस्तों इसमें से बहुत सी चीज़ें सही नहीं हैं, और अगर हमको इंटरनेशनल लेवल की अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो हमको इन चीज़ों से छुटकारा पाना पड़ेगा और हमको करेक्ट इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। दोस्तों इसको कहते हैं इंडियनिज़म। तो इंडियनिज़म को अवॉइड करना है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो ये आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। आज की क्लास का नाम ही वही है दोस्तों, इंडियनिज़म इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में इंडियन टर्म्स का इस्तेमाल। तो दोस्तों एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों वही वाला जो मैं आपको बता रहा था कि आपका शुभ नाम क्या है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम। शुभ के लिए हमने गुड का इस्तेमाल किया। अब ये मुझे नहीं पता ये कब से इस्तेमाल, क्यों इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेज़ों के लिए ये एक विचित्र बात है कि गुड नेम क्या होता है और बैड नेम क्या होता है। अगर किसी अंग्रेज़ को ये पूछा जाए तो वो हैरानी से सोचेगा कि अच्छा मेरा गुड नेम भी कोई है और बैड नेम भी कोई है। तो दोस्तों हमको हिंदी में तो बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या, वो हम हिंदी में हमको बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश में इस बात को वैसे बोलना चाहिए जैसा अंग्रेज बोलते हैं। तो अंग्रेज़ों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अंग्रेज सिर्फ इतना पूछता है कि आपका क्या नाम है, इसीलिए हमको व्हाट इज़ योर गुड नेम नहीं बोलना है और हमको बोलना है व्हाट इज़ योर नेम। एकदम सिंपल रखना है इसको, क्योंकि व्हाट इज़ योर गुड नेम एकदम ही इनकरेक्ट इंग्लिश है, ये हमको नहीं बोलनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों दूसरा टर्म, अब ये 2 years बैक, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, कुछ भी हो सकता है। आप किसी को बता रहे हैं मैं उससे 2 साल पहले मिला, आई मेट हिम 2 years बैक। अच्छा दोस्तों बैक की जो मीनिंग होती है वो या तो पीठ होती है या जो पीछे का साइड होता है, कि आप बोल सकते हैं द स्कूल इज़ ऑन द बैक ऑफ द हॉस्पिटल। स्कूल जो है वो हॉस्पिटल के पीछे है, यानी पीछे की साइड में। तो बैक का ये मीनिंग है। हमको क्या बोल रहे हैं, 2 साल पहले। पहले के लिए यहाँ पर क्या वर्ड आएगा इंग्लिश में, वो आएगा अगो। तो हमको बोलना चाहिए 2 years अगो। अगो का मतलब है पहले। तो अगर बोलना हो मैं उससे 2 साल पहले मिला, तो आपको बोलना चाहिए आई मेट हिम 2 years अगो, न कि आई मेट हिम 2 years बैक। वो बोलना एकदम ही गलत है। इसीलिए हमको 2 years बैक, 5 years बैक बोलना बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि ये गलत है। अब दोस्तों आते हैं तीसरे सेंटेंस पे, तीसरी बात पे। किसी के पास एक कार है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, हम बताते हैं लोगों को आई एम हैविंग अ कार, या आपने सुना होगा आई एम हैविंग अ हाउस इन मुंबई। दोस्तों ये एकदम ही गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब होता है, जब किसी टेम्परेरी एक्शन को बताते हैं। तो यहाँ कार कुछ ही दिनों के लिए थोड़ी है किसी के पास, कोई उसका मालिक है। तो वो कह रहा है मेरे पास एक कार है, यानी मैं उसका मालिक हूँ। तो इस बात को जो फैक्ट, ये एक फैक्ट है, ये एक सच है, ये एक तथ्य है और ये एक सच्चाई है। फैक्ट को बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। इसलिए आप, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको कहना चाहिए आई हैव अ कार या आई हैव अ हाउस इन मुंबई। आई एम हैविंग अ हाउस इन मुंबई बोलना एकदम ही गलत है। आप ऐसे तो बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ गुड टाइम, अभी तो मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में। वो थोड़ी देर का काम है, टेम्परेरी एक्शन है। लेकिन ये तो एक तथ्य है ना, एक सच्चाई है कि किसी के पास कार है। तो इसीलिए इसको आई हैव अ कार बोलना सही है, आई एम हैविंग अ कार बोलना एकदम ही गलत है। हमको इसको बोलना अवॉइड करना चाहिए। अब हम दोस्तों आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। अब ये मैं आप ये आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसकी कोई जगह नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है। मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, यही कहना है हमको। आउट ऑफ स्टेशन बिल्कुल नहीं बोलना है, हमको बोलना है आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन बोलना है, चाहे वो शहर बड़ा भी है, बड़े शहर को सिटी कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि शहर से बाहर कोई जा रहा है या कोई अभी है। ही इज़ आउट ऑफ टाउन, ही इज़ गोइंग आउट ऑफ टाउन, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। तो आउट ऑफ टाउन बोलना है हमको, आउट ऑफ स्टेशन हमको बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको एकदम अवॉइड करना है। ये इंडियनिज़म है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी इंग्लिश बोलने के लिए करते हैं, ये एकदम ही गलत है, इसे हमको बचना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। आई विल इंटीमेट यू, मैं आपको सूचित कर दूंगा। इंटीमेट वर्ड का इस्तेमाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इंटीमेट का जो मेन यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में वो एक एडजेक्टिव यानी विशेषण के तौर पे है। और इंटीमेट का मीनिंग होता है अंतरंग, मधुर,
हम कहते हैं ना मेरे उसके साथ अंतरंग संबंध है। अंतरंग संबंध क्या होते हो आप जानते ही हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव इंटीमेट रिलेशंस विद हर या रिलेशनशिप विद हर। तो इंटीमेट का वो इस्तेमाल मिली इंटीमेट वर्ब के रूप में नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है। ये वर्ब भी है और इसका मीनिंग होता है किसी को इशारे से किसी बात को बताना, किसी प्रकार की सूचना देना, इस प्रकार से इसका मीनिंग है। इसीलिए हम जो कह रहे हैं मैं आपको सूचित कर दूंगा, उसके लिए इंटीमेट वर्ड का इस्तेमाल एकदम ही गलत है। तो हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, एकदम सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। आई विल इन्फॉर्म यू, आई इन्फॉर्म यू। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई गेट बैक टू यू। तो आई इन्फॉर्म यू मैं आपको सूचित कर दूंगा, आई गेट बैक टू यू मैं आपको सूचित कर दूंगा। आई इंटीमेट यू हमको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है ये जोर देने वाला सेंटेंस है। अरे यार मैंने कल ही तो किया है, या अभी तो मैंने इस काम को किया है। आई हैव डन इट ओनली नाउ। ये ओनली लगा दिया हमने। ओनली का मतलब होता है केवल, सिर्फ, और सिर्फ उसी मीनिंग में इसका यूज होगा। ही के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने अभी ही इस काम को किया है। ये जो ही हम, अच्छा दोस्तों ये हिंदी में बोलने का तरीका है। अंग्रेज इस बात पर जोर नहीं डालते, मैंने अभी ही इसका, अंग्रेज बोलेगा मैंने अभी इस काम को किया है, बस बात खत्म हो गई। तो हम ये जो ओनली यूज कर रहे हैं ये एकदम ही गलत है, इसको हमको बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप इस बात को जोर डालना ही है तो आप ऐसे कह सकते हैं आप जस्ट डन इट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर तुरंत अभी किसी काम को किया गया है तो आप उसको बताने के लिए उस सेंटेंस में जस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने अभी खाना खाया है, ही हैज जस्ट ईटन। तो अगर जोर देना ही है तो आप जस्ट का इस्तेमाल करिए और प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बोलिए आप जस्ट डन इट, न कि आप डन इट ओनली नाउ। ये बोलना एकदम ही गलत है, इनकरेक्ट इंग्लिश है, तो हमको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों डिस्कस, बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इट। ये डिस्कस के साथ अबाउट कब से प्रेपोजिशन कब से लगने लग गया ये किसी को नहीं मालूम। ये एकदम ही गलत यूज है। डिस्कस के साथ एक्चुअली किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। सीधे सीधे बोलना चाहिए वी विल डिस्कस इट। वी विल डिस्कस अबाउट इट नहीं बोलेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, एकदम गलत है बोलना। वी विल डिस्कस पॉलिटिक्स, बस बात खत्म। डिस्कस के बाद उस चीज का नाम देना है जिसके बारे में आप बातचीत करने जा रहे हैं। इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना चाहिए। सो वी विल डिस्कस इट, बस इतनी सी बात है। तो वी विल डिस्कस इट, वी विल डिस्कस अबाउट इट हमको नहीं बोलना है। उसके बाद है दोस्तों आई बिलोंग टू मुंबई। कोई मुंबई का रहने वाला है, आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग टू कानपुर, एकदम ही गलत है बोलना। बिलोंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये पेन अगर मेरा है तो मैं कहूँगा दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यानी मैं इस पेन का मालिक हूँ। यही इसका मेन यूज़ है, मालिक होना। तो आई बिलोंग टू मुंबई यानी मुंबई मेरी मालिक है, एकदम इनकरेक्ट है बोलना। इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ यानी मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई ऐसे आप बोलिए। आई एम फ्रॉम कानपुर ऐसे बोलना चाहिए। आई एम फ्रॉम काठमांडू ऐसे बोलना चाहिए, न कि आई बिलोंग टू काठमांडू, आई बिलोंग टू कानपुर, आई बिलोंग टू मुंबई, ऐसे हमको नहीं बोलना है। इसलिए जगह का नाम दे रहा हूँ कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो आई बिलोंग टू हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद है दोस्तों जब हम ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी रेस्टोरेंट में जब जाते हैं खाने के लिए, वहाँ पर हम ऑर्डर करते हैं या उसकी बातचीत चल रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं लेट्स ऑर्डर फॉर अ बर्गर, यार एक बर्गर के लिए ऑर्डर दे देते हैं। अब हिंदी में बोलते हैं के लिए, तो उसके लिए शायद हमने फॉर लगा दिया, लेट्स ऑर्डर फॉर अ बर्गर। ये एकदम ही गलत है बोलना। यहाँ ऑर्डर के बाद फॉर लगना ही नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। लेट्स ऑर्डर अ बर्गर, लेट्स ऑर्डर फॉर अ बर्गर हमको नहीं बोलना है, लेट्स ऑर्डर अ बर्गर इतना ही काफ़ी है। लेट्स ऑर्डर अ पिज्ज़ा, लेट्स ऑर्डर अ मसाला डोसा, ऐसे करके आपको बोलना चाहिए। इसलिए ऑर्डर के बाद फॉर का इस्तेमाल हमको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद है दोस्तों ये बहुत ही कमाल के, मैंने इसको एंड में इसीलिए रखा कि मैं आपको इसके बारे में ठीक से और भी डिटेल में बता सकूं। काइंडली रिवर्ट कृपया जवाब दें। ये हमारा, हम किसी को मेल लिखते हैं या मैसेज भेजते हैं, फिर हम एंड में लिखते हैं कृपया आप इस बात का मुझे जवाब दें, तो हम लिखते हैं रिवर्ट। अच्छा दोस्तों रिवर्ट का जो मीनिंग है ये असल में मीनिंग है कि कोई भी बात, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जो अपनी पहले की अवस्था में थी, ओरिजिनल अवस्था में थी उस अवस्था में वापस जाना। तो आदमी जो है, इंसान, हम लोग जैसे इंसान है, तो हम पहले किस हालत में थे, पाषाण युग में, स्टोन एज में हम कैसे थे। तो रिवर्ट का मतलब हो जाएगा कि आप जो पाषाण युग में थे कृपया उसी में वापस चले जाएं। तो काइंडली रिवर्ट बोलना एकदम ही सेंसलेस है एक्चुअली।
अगर हमारा मकसद है ये कहना कि आप हमको आंसर करिए, तो हमको सीधा रिस्पॉन्ड, रिप्लाई हमको यूज़ करना है। काइंडली रिप्लाई ये हमको यूज़ करना चाहिए। काइंडली रिस्पॉन्ड ये हमको यूज़ करना चाहिए। काइंडली रिवर्ट का मतलब है कि आप जिस स्थिति में थे आप उसी में वापस चले जाओ। आप स्टोन एज से हम बने ना, ऐसे इंसान बने, विकसित इंसान बने, तो हम रिवर्ट का मतलब है हमको फिर से स्टोन एज में वापस चले जाना चाहिए। तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, रिवर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इंडियनिज्म है, गलत इंग्लिश है। काइंडली रिप्लाई या काइंडली रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल करना है। अच्छा दोस्तों, दो और भी टर्म्स है वो मैं आपको बताता हूँ। एक है दोस्तों ट्रायल रूम। अब ये ट्रायल रूम हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? जनरली जब हम कहीं पर भी जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो हम एक बार उसको पहन के देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर फिट आ रहा है कि नहीं। तो हम वहाँ एक कमरा बना होता है जिसमें जाके हम वो पहन के देखते हैं। हमको लगता है भाई हम कपड़े ट्राई कर रहे हैं, तो ट्रायल रूम इसका नाम होना चाहिए। ट्रायल रूम की दोस्तों दो मीनिंग होती है। एक मेन मीनिंग मैं आपको पहले बता दूं। ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा। तो वो कमरा जिसमें कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो, उसको ट्रायल रूम कहना चाहिए। कपड़े बदलने वाले रूम को चेंजिंग रूम कहना चाहिए। जो स्टेज के पीछे जब स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है तो लोग अलग अलग कपड़े चेंज करते हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। वो वहाँ स्टेज के पीछे जो कपड़े बदलने वाला कमरा होता है उसको ड्रेसिंग रूम कहना चाहिए। और जो मॉल्स में, शॉप्स में जो कपड़े चेंज करने वाला जो कैबिन है या कमरा है उसको चेंजिंग रूम कहना चाहिए। और जिस कमरे में मुकदमा चल रहा है उसको ट्रायल रूम कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, इसकी और भी एक मीनिंग है, वो मैं आपको बता दूं। जिस कमरे में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हो उसको भी ट्रायल रूम कहते हैं। ये बहुत ही इनफॉर्मल इंग्लिश है अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग है वो ये है कि जिस कमरे में मुकदमा चल रहा हो उसको ट्रायल रूम कहा जाता है। इसीलिए ट्रायल रूम जिस कमरे में जाके जिस कैबिन में जाके हम कपड़े चेंज करते हैं उसको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये इंडियनिज्म है, इसको बोलने से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है ये पास आउट। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बोलते हैं आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज 2 years बैक। आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज 2 years बैक एकदम गलत सेंटेंस है। पास आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है बेहोश हो जाना। ही पास्ड आउट इन द स्कॉर्चिंग हीट, झुलसाने वाली गर्मी में वो बेहोश हो गया, ऐसे इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको बोला मैंने कॉलेज पास किया, तो आपको उसके लिए ग्रेजुएट वर्ड का इस्तेमाल करना है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज 2 years ago। अब आप समझ रहे हैं अच्छी इंग्लिश क्या होती है। ये जो था 2 years बैक, ये नहीं बोल के 2 years ago, और यहाँ पर पास आउट नहीं बोल के ग्रेजुएट बोलना है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज 2 years ago। इस प्रकार से हमको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हम इंडियनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और हमारी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की क्लास के बाद इंडियनिज्म को अवॉइड करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे सबको इसका फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक कमाल की बात बताऊंगा। हम लोग मिलकर अच्छी नई चीज़ सीखेंगे। और अगर आप कोई किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम जितना भी लग जाए मैं आपको वो वीडियो ज़रूर बना करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।